इमेजिन करो, एक ऐसा फिजिक जो इतना इनविंसिबल है कि 8 और 9 रेल्म्स की ताकत भी उसे एक झटके में खत्म न कर सके। सुनने में ये सुपरनैचुरल पावर जितनी खतरनाक लगती है, इसे कल्टिवेट करने का प्रोसेस उतना ही भयानक और मुश्किल है। अगर 9 लेवल किंग कॉन्ग ट्रेजर लैंड जैसी जगह न होती तो हमारे हीरो ये मिंग को इस मैजिकल बॉडी पावर को हासिल करने में कम से कम 5 से 7 साल लग जाते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद कल्टिवेशन अपने सबसे क्रूशियल और क्रिटिकल मोमेंट पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ गन जी में भी अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रैक्टिस कर रही है। जब से उसने 9 लेवल किंग कॉन्ग ट्रेजर ग्राउंड में कदम रखा है, उसकी स्पीड और पावर कई गुना बढ़ चुकी है। सोचो, गन फैमिली के पास भले ही करोड़ों की धन दौलत हो, लेकिन उनके लिए भी अपनी बेटी को ऐसी पवित्र जगह पर भेजना नामुमकिन था। इसलिए गन जी में इस सुनहरे मौके की एक एक सांस को चेरिश कर रही है। ये मिंग की लगन और अनस्टॉपेबल स्पीड को देखकर उसके दिल में ख्याल आता है, ये बंदा वाकई कमाल है। घर वापस जाकर पापा से कहकर इसके लिए एक बड़ी मैनेजरियल पोजीशन मांगूंगी और इसे पूरी तरह सपोर्ट करूंगी। लेकिन उस बेचारी मासूम को क्या पता कि ये मिंग के पास तो पहले से ही मां शांचाओ जैसी मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट मौजूद है, और मां शांचाओ का गन फैमिली से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और फिर आता है वो 49वां दिन। अचानक 9 लेवल किंग कॉन्ग बाओ ग्राउंड के ऊपर आसमान का रंग बदलने लगता है। काले घने थंडरक्लाउड्स छा जाते हैं और उनके बीच से जन्म लेता है एक विशाल, थर्रा देने वाला मल्टी कलर डिवाइन थंडर। इस भयानक मंजर को देखकर पूरे क्षेत्र में आर टेस्टर्स दहशत से कांप उठते हैं। सबकी नज़रें आसमान पर टिक जाती हैं। पास ही प्रैक्टिस कर रही गन जी में तो इस खतरनाक टियनवे की दहशत से सहम जाती है। वो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर डर के मारे सिमट जाती है और फटी आंखों से उस खौफनाक आसमान को घूरने लगती है। आसपास जमा हुए टेस्टर्स में भगदड़ मच जाती है। एक मॉन्क चिल्लाता है, इस ट्रायल प्लेस में थंडर कहाँ से आ गया? मैं यहाँ दशकों से हूँ, मैंने कभी यहाँ बिजली कड़कते नहीं देखी। इतनी विनाशकारी थंडर का आना तो नामुमकिन है। तभी एक ज्ञानी मॉन्क अपने गंभीर लहजे में गैस करता है, ये साधारण बिजली नहीं है। ये वो लेजेंडरी थंडरस्टॉर्म है जो सिर्फ शेपर्स की वजह से प्रकट होता है। ग्रंथों में लिखा है कि जब कोई योद्धा नियति और ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देकर आगे बढ़ता है, तभी अंडरवर्ल्ड का थंडर ट्रिगर होता है। तभी एक बुजुर्ग मॉन्क का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वो कांपती आवाज में कहता है, अरे बाप रे, ये तो 5 कलर रिफाइनिंग गॉड शाओशन थंडर है। बॉडी रिफाइनिंग के मामले में ये दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक थंडरबोल्ट मानी जाती है। आखिर अंदर कौन सा राक्षस बैठा है जो ऐसी भयंकर 5 कलर थंडर को अट्रैक्ट कर रहा है? क्या वो कंगलियन है? बाकी लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। हाँ, कंगलियन ही तो इमॉर्टैलिटी की प्रैक्टिस कर रहा है, वही इस विनाशकारी थंडर को झेल सकता है। सबको लगा कि अंदर कंगलियन है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि असली बवाल ये मिंग मचा रहा था। जैसे ही लेजी आसमान में प्रकट हुआ, ये मिंग का दिमाग सुन्न पड़ गया। यह क्या बकवास है? तुरंत उसके दिमाग में भी मिंग की घबराई हुई आवाज गूंजी, मास्टर संभल जाए, ये साधारण थंडर नहीं है, ये शेप रिफाइन करने वाली सबसे खतरनाक 5 कलर रिफाइनिंग गॉड शाओशनली है। यह इतनी तबाही मचा सकती है कि फैशन 8 फोल्ड के योद्धा राख बन जाएं। यहाँ तक कि लॉन्जेविटी रेल्म की पावर्स भी इससे घायल हो सकती हैं। ये मिंग ने अभी अभी अपनी आखिरी डिवाइन रेस्ट्रेंट को कंडेंस किया था। अपनी पुरानी 7th और 8th टर्न गोल्ड फॉरबिडन गॉड्स को मिलाकर अब उसके पास 3 पावरफुल डिवाइन रेस्ट्रेंट्स तैयार हो चुकी थीं। ये तीनों आपस में जुड़कर उसे एक इनविंसिबल बॉडी सुपरनैचुरल पावर दे रही थीं। लेकिन समस्या ये थी कि यह पावर अभी पूरी तरह स्टेबलाइज नहीं हुई थी। उसमें थोड़ा गैप बाकी था। और तभी कड़कड़ाक आसमान को चीरती हुई एक 5 कलर डिवाइन थंडर सीधी ये मिंग के सिर पर आ गिरी। ये मिंग दर्द से दहाड़ उठा। उसने अपनी पूरी ताकत से इनविंसिबल बॉडी को ट्रिगर किया, साथ ही अपनी गोल्डन बेल कोट और आयरन क्लॉथ शर्ट की डिफेंसेस भी एक्टिवाइन में डाल दीं। उसके शरीर के चारों तरफ सुनहरी, काली और गहरी बैंगनी रोशनी का ऐसा बवंडर उठा जो उस थंडर से भी ज़्यादा चमकीला था। धड़ाम, ऐसा लगा जैसे ये मिंग के ऊपर हजारों पहाड़ एक साथ ढहा दिए गए हों। उसके सारे कपड़े जलकर राख हो गए, उसकी गोल्डन बेल शील्ड एक पल में चूर चूर हो गई। सिर्फ उसकी इनविंसिबल बॉडी उस विनाशकारी प्रहार को झेल पाए। लेकिन झटके की तीव्रता इतनी भयंकर थी कि ये मिंग के मुंह और नाक से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उससे पहले कि वो संभल पाता, कड़कड़ाक दूसरा शनली का वार हुआ। ये मिंग हवा में उछलकर दूर जा गिरा। पुफ्फ,
उसने खून की उल्टी की, लेकिन उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। वो अपनी जलती हुई आंखों से आसमान की तरफ घूर रहा था। ये मिंग अपनी इंट्यूशन से महसूस कर सकता था कि बस सिर्फ एक आखिरी प्रहार बाकी है, और वही प्रहार सबसे ज़्यादा विनाशकारी होगा। अगर वो इस आखिरी झटके को झेल गया तो उसकी इनविंसिबल बॉडी सुपरनैचुरल पावर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी और उसकी गोल्डन बॉडी अमर हो जाएगी। क्योंकि पिछले 2 बार उसके इंटरनल डिवाइन रिस्ट्रेंट्स को आपस में वेल्ड कर रहे थे और उसकी बॉडी को रिफाइन कर रहे थे। ये मिंग ने एक गहरी सांस ली। उसने ब्रह्मांड की डा जेनली ऑरा को खींचा और 9 युआन मैथमेटिकल अरे का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया कि इस आखिरी जानलेवा वार को कैसे अब्जॉर्ब करना है। और फिर तीसरी बिजली गिरी, कड़कड़ाक, विनाशकारी 5 कलर थंडरबोल्ट सीधे ये मिंग पर टूटी। लेकिन इस बार ये मिंग ने चालाकी की। उसने उस खौफनाक थंडर एनर्जी को अपनी बाईं बाह में रीडायरेक्ट किया, फिर दाहिनी बाह से घुमाकर पूरे शरीर में सर्कुलेट करवा दिया। पल भर के लिए ऐसा अनसुना दर्द उठा कि ये मिंग बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन वो जानता था ये पल जिंदगी और मौत के बीच का फासला है। मुझमें समा जा, ये मिंग दहाड़ा। थंडर की आग में उसकी तीनों डिवाइन रेस्ट्रेंट्स पिघलकर एक महान कॉस्मिक सील में बदल गईं। उसकी इनविंसिबल बॉडी का स्तर कई गुना बढ़ गया। बूम! ये मिंग के शरीर से एक शाही पर्पल और फूटी, जिसने बची कुची थंडर एनर्जी को धकेलकर हवा में गायब कर दिया। इस वक्त उसके कपड़े फट चुके थे, उसकी स्किन पर बिजली की नीली लपटें तैर रही थीं। उसका एक एक रोम, उसकी एक एक हड्डी उस थंडर में तपकर कांच की तरह शाइन कर रही थी। बधाई हो मास्टर, आपका सुप्रीम अचीवमेंट पूरा हुआ। बीमिंग की आवाज़ में उत्साह साफ छलक रहा था। ये मिंग ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ भले ही थोड़ी बढ़ी हो, लेकिन उसकी डिफेंस पावर अब अनबीटेबल हो चुकी थी। अब अगर वो अपनी इनविंसिबल बॉडी एक्टिवेट न भी करे तो भी साधारण मेजर्स उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। और अगर उसने अपनी इनविंसिबल बॉडी की पावर ऑन कर दी तो बड़े से बड़े स्ट्रॉन्ग एनिमी के सामने से हंसते हंसते बच निकलेगा। हाँ, लेकिन इस सुपरनैचुरल पावर की एक लिमिटेशन थी, ये बॉडी ऑरा को बहुत तेज़ी से ड्रेन करती थी। फिलहाल वो इसे दिन में एक ही बार कास्ट कर सकता था और 5 सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता था। लेकिन 5 सेकंड भी किसी दुश्मन का काल बनने के लिए काफ़ी थे। चलो, आखिरकार यह काम खत्म हुआ, ये मिंग ने आलस मरोड़ते हुए कहा। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और खुद से बड़बड़ाया, यहाँ और भी कई 9th लेवल कल्टिवेशन ट्रेजर्स हैं। क्या मुझे आगे जाना चाहिए? अभी वो सोच ही रहा था कि उसकी कमर पर बंधा हुआ कम्युनिकेशन टोकन तेजी से चमकने लगा। अंदर से ल्यूपियोपियाओ की घबराई हुई आवाज़ आई, ये मिंग, अनर्थ हो गया, तुम तुरंत वापस आओ। ये मिंग का दिल धक से रह गया। उसने बिना वक्त गंवाए, बिना गन जीमे को बाय बोले अपनी स्पेशल ऑरा को अवोक किया। अगले ही पल आसमान से एक दिव्य रोशनी उतरी और उसे खींचकर सीधे टियन्यूंग कॉन्टिनेंट के टियनडोमन के बाहर ले आए। लैंड करते ही ये मिंग ने यान रूयू के जरिए ल्यूपियोपियाओ से कांटेक्ट किया। पियोपियाओ, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये मिंग, हमारी दुकान को लूट लिया गया है, हमारे सारे लोग मार दिए गए, और हमारा अरबों का लिंगियों का माल चोरी हो गया। ल्यूपियोपियाओ रोते हुए बोली। ये मिंग ने गहरी सांस ली। तुम सुरक्षित हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं है? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम जल्दी आओ, यहाँ मामला बहुत बिगड़ चुका है। ये मिंग समझ गया कि यह कोई मामूली डकैती नहीं है। उसने तुरंत जांग हैंग को मैसेज भेजा कि जिक्सिंग फेडियन को बैकअप के लिए रेडी रखे। फिर लिटिल वज्र और लिटिल फ्लावर को साथ लेकर हवा की रफ्तार से घटना की तरफ निकल पड़ा। दरअसल ल्यूपियोपियाओ और वू क़ियानिंग टियन्यूंग कॉन्टिनेंट में अपनी बिजनेस एम्पायर फैला रही थीं। दोनों ने मिलकर अपनी धाक जमा ली थी। इस वक्त ल्यूपियोपियाओ की कंट्री में थी, जो अटर्नल माउंटेन के दबदबे वाला क्षेत्र था। अरबों की आबादी वाला ये देश कहने को तो साम्राज्य था, लेकिन असल में अटर्नल गॉड माउंटेन के इशारों पर नाचता था। जब ये मिंग यीचेंग शहर की सबसे पॉश सड़क पर पहुंचा तो नज़ारा खौफनाक था। 3 मंजिला भव्य दुकान के बाहर खून की नदियां बह रही थीं, लाशें बिखरी पड़ी थीं। भीड़ तमाशा देख रही थी और ल्यूपियोपियाओ दुकान के बाहर खड़ी कुछ भयानक मंक्स से बहस कर रही थी। उन मंक्स के कपड़ों पर बादलों में छिपे पहाड़ का निशान बना था, यानी वो अटर्नल गॉड माउंटेन के डिसाइपल्स थे। ल्यूपियोपियाओ गुस्से से कांप रही थी। हमारे स्टोर को लुटेरों ने लूटा, हमारे बेकसूर लोगों को मार डाला, और तुम लोग कातिलों को पकड़ने के बजाय हमसे ही हर्जाना मांग रहे हो। क्या ये कंट्री में न्याय नाम की चीज़ नहीं बची? अटर्नल गॉड माउंटेन के तीनों डिसाइपल्स नीच हंसी हंस रहे थे।
उनमें से एक बोला, मैडम, हम तो कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। फालतू में ड्रामा मत करो। ड्रामा। लियू पियोपियाओ का खून खौल रहा था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नज़र ये मिंग पर पड़ी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। ये मिंग, तुम आ गए। ये मिंग ने आगे बढ़कर लियू पियोपियाओ को देखा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं खुशकिस्मत थी कि डकैती के वक्त बिजनेस डील के लिए बाहर थी, लियू पियोपियाओ ने कहा, लेकिन ये मिंग, हमारा अरबों का नुकसान हो गया। सारे एक्सपेंसिव फ्रूट्स गोदाम में रखे थे, सब लुट गया। ये मिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पैसा फिर कमाया जा सकता है पियोपियाओ, तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। खुद को दोष मत दो। उन तीनों अटर्नल डिसाइपल्स को ये बात चुभ गई। लियू पियोपियाओ की खूबसूरती पर उनकी गंदी नज़रें पहले से थीं। अब ये मिंग को हीरो बनते देखकर उनका पारा चढ़ गया। एक डिसाइपल ने खनखारते हुए कहा, ओ ए लड़के, तू इस दुकान का मालिक है ना? चुपचाप हमारे साथ शेरिफ डिपार्टमेंट चल। शेरिफ डिपार्टमेंट यानी इटर्नल गॉड माउंटेन की बनाई वो क्रूर संस्था जो कानून के नाम पर लोगों का खून चूसती थी। ये मिंग ने ठंडी नज़रों से उनकी तरफ देखा और पूछा, अगर तुम पुलिस हो तो असली कातिलों को पकड़ने के बजाय यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? ये सुनते ही वो डिसाइपल गुस्से से पागल हो गया, तेरी यह मजाल। तू शेरिफ डिपार्टमेंट की अथॉरिटी को चैलेंज करेगा? इसे गिरफ्तार करो। तभी अचानक चारों तरफ से दर्जनों आर्म सोल्जर्स ने ये मिंग को घेर लिया। उनमें से 3 योद्धा तो फार रेल्म थर्ड स्टेज के खतरनाक मास्टर थे। उनकी आंखों में साफ जानलेवा किलिंग इंटेंट चमक रहा था। उनमें से एक ने धीरे धीरे अपनी तलवार खींचते हुए ये मिंग की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। अब आगे क्या होगा? क्या ये मिंग अपनी नई इनविंसिबल बॉडी से इन घमंडी डिसाइपल्स को धूल चटाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अंधेरे सन्नाटे को चीरती हुई एक ठंडी आवाज़ गूंजती है। सामने खड़े 3 लोग, जो अब तक हवा में उड़ रहे थे, अपनी औकात भूलकर शेर बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये मिंग ने अपनी कमर पर टंगा चमकता हुआ इमॉर्टल टोकन उनके मुंह पर दे मारा, माहौल 180 डिग्री घूम गया। ये मिंग ने कड़क आवाज़ में कहा, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। टोकन पर नज़र पड़ते ही तीनों के उड़ते हुए होश ज़मीन पर आ गिरे। बातें हवा हो गईं और चेहरे का रंग उड़ गया। ये कोई मामूली टोकन नहीं था। ये मिंग कोई अरा गहरा बंदा नहीं, बल्कि टेम्पल का असली है था, जिसकी पावर, जिसका स्टेटस इन जैसे नेम्ड डिसाइपल से कहीं ज़्यादा ऊपर था। और सब जानते थे कि टेम्पल के लोगों से पंगा लेने का मतलब है अपनी मौत को खुद न्योता देना। मामला बिगड़ता देख उनमें से एक भीगी बिल्ली बनते हुए गिड़गिड़ाया, ओह, तो आप इमॉर्टल टेम्पल के खास दोस्त हैं? अरे भाई, ये तो भारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन ये मिंग के पास इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से बात करने का फालतू टाइम नहीं था। उसने तुरंत अपने ट्रेजर हंटर को समन किया। छोटे, क्या तुम्हें उस खूनी की स्मेल आ रही है? ट्रेजर हंटर यानी छोटा शाओबाओ। उसकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी शार्प थी कि कोई भी सबूत उससे बच नहीं सकता था। उसने तुरंत ज़मीन पर छलांग लगाए, दाएं सूंघा, बाएं सूंघा और सीधा उस तबाह दुकान के एक अंधेरे कोने में जा घुसा। वहां ज़मीन पर पड़ा था एक छोटा सा बाल। ये मिंग ने उस बाल को गौर से देखा, इस पर खूनी किलिंग इंटेंट और ब्लड की स्मेल है। क्या ये उसी का है? शाओबाओ ने हाँ में सिर हिलाया और अपने नन्हे पंजों से एक खास डायरेक्शन की तरफ इशारा कर दिया। अब ये मिंग एक पल भी बर्बाद नहीं करने वाला था। उसने लियू पियोपियाओ का हाथ पकड़ा और बोला, चलो। देखते ही देखते दोनों वहां से हवा की तरह गायब हो गए, पीछे छोड़ गए खौफ में डूबे लोगों का सन्नाटा। ये मिंग और लियू पियोपियाओ जल्द ही शहर की सीमा पार करके एक बेहद खतरनाक बियॉन्ड बैरन माउंटेन की तरफ बढ़ने लगे। माहौल में एक अजीब सी दहशत तैर रही थी। लियू पियोपियाओ ने घबराते हुए ये मिंग से कहा, ये मिंग, क्या सिर्फ हम दोनों का इस सुनसान इलाके में जाना बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? ये मिंग ने बेहद काम चेहरे के साथ जवाब दिया, बेफिक्र रहो। वज्र की स्ट्रेंथ इतनी है कि ये हमेशा ग्रो कर सकता है। और फिर जिक्सिंग फ्लाइंग हॉल ज़्यादा दूर नहीं है, पलक झपकाते ही मदद के लिए पहुंच जाएगा। उसकी बातों से लियू पियोपियाओ को थोड़ी तसल्ली मिली। दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन तभी उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी पहाड़ी आ खड़ी हुई। शाओबाओ अचानक बेचैन होकर उछलने कूदने लगा और चीखने लगा। ये मिंग की आंखें ठनक गईं, उसकी नज़रें तेज हो गईं। तो यही है उस चोर का छुपा हुआ लैर। ये मिंग ने एक सीटी बजाई और अगले ही पल लाइटनिंग की रफ्तार से वज्र खूंखार रूप में बाहर निकला और जांच करने के लिए आगे बढ़ गया। लियू पियोपियाओ ने वज्र को जाते देखा तो उसके दिल में थोड़ी जलन और ताज्जुब हुआ।
ये वज्र इतना पावरफुल बीस्ट है, फिर भी ये इतनी वफादारी से तुम्हारी बात मानता है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो इस बात को पचा नहीं पा रही थी। ये मिंग ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, अगर तुम्हें ये इतना पसंद है तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट कर दूंगा। लियू पियोपियाओ हक्की बक्की रह गई, क्या सच में? ये मिंग की आंखों में एक अलग ही स्वैग और एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस था। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हाँ, मेरे वैल्करी रेल्म पर पहुंचने के बाद। उसका कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा था कि वैल्करी स्टेज पर पहुंचने के बाद ये शक्तिशाली बीस्ट भी उसके सामने कुछ नहीं होगा। लियू पियोपियाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वज्र जितना भयानक था, देखने में उतना ही प्यारा भी था। अगर इतना पावरफुल बीस्ट पेट उसका गार्डियन बन जाए तो उसकी पावर किस लेवल पर पहुंच जाएगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो एडवांस में थैंक यू। ये मिंग ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं। अभी बातें चल ही रही थीं कि हवा में एक आफ्टर इमेज चमकी। वज्र पलक झपकाते ही वापस लौट आया था। उसने आदर से कहा, मास्टर। पहाड़ के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ी केव है जो सीधे पहाड़ियों के दिल तक जाती है, और अंदर कई खतरनाक एक्सपर्ट्स छिपे हुए हैं। ये मिंग ने पूछा, उनकी स्ट्रेंथ किस लेवल की है? वज्र रैट ने झट से रिपोर्ट दी, एक बंदा फैशन 8 रेल्म्स का है, दोफा 3 लेवल के, और बाकी बचे 13 लोग वुशेंग और वुजुन रेल्म्स के हैं। ये मिंग थोड़ा हैरान हुआ। इस दुनिया में जहां अरबों लोगों में से कोई एक जाकर वैल्करी या गॉड लेवल तक पहुंच पाता है, वहां इतने सारे वुशेंग, वुजुन और 4 पावरफुल मेजेस का एक साथ होना कोई आम बात नहीं थी। ये साबित करता था कि ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की सोची समझी साजिश थी। ये मिंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई, चलो अंदर चलकर जरा मजा चखते हैं। पहाड़ के आधे रास्ते पर बनी केव के बाहर 2 गार्ड्स बेफिक्र होकर पहरा दे रहे थे और आपस में फालतू बातें कर रहे थे। लेकिन ये मिंग ने तुरंत अपनी स्टेल्थ एबिलिटी यूज की, एक ब्लरिंग स्टेट में आ गया और लियू पियोपियाओ वह अपने बीस्ट के साथ बिना उन गार्ड्स की नज़र में आए सीधे गुफा के अंदर दाखिल हो गया। केव अंदर से बहुत ही विशाल थी। जैसे जैसे वे गहराई में जा रहे थे, रास्ता चौड़ा होता जा रहा था, और आखिरकार वे एक बहुत बड़े हाल जैसे इलाके में पहुंचे। वहां का नज़ारा देखकर किसी का भी खून खौल जाता। करीब 1 दर्जन लोग आपस में घेरा बनाए बैठे थे और उनके बीच रखे थे ढेरों चमकदार दुर्लभ स्पिरिचुअल फ्रूट्स। यहाँ तक कि फैशन 8 रेल्म्स वाले उस सबसे ताकतवर बंदे की आंखों में भी बेशुमार हवस चमक रही थी। वो भूखे भेड़ियों की तरह उन स्पिरिचुअल फ्रूट्स की गिनती कर रहा था। ये मिंग की आंखें गुस्से से छोटी हो गईं। ये वही स्पिरिचुअल फ्रूट्स थे जो उसकी दुकान से लूटे गए थे, और इसके लिए उसकी दुकान के मासूम लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। हा, इस बार तो हमारी किस्मत ही चमक गई। फैशन 8 रेल्म्स वाला मास्टर जोर जोर से हंसते हुए बोला, हम तो बस तबाही मचाने और कुछ लोगों को मारने आए थे, लेकिन सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ट्रेजर हाथ लग जाएगा। उसके आसपास बैठे गुर्गों ने भी ठहाके लगाए। एक वुशेंग ने तो बड़े मजे से एक चमकता हुआ स्पिरिचुअल फ्रूट उठाया और मुंह में ठूंसकर चबाने लगा। खाते खाते उस वुशेंग के मन में एक शक आया, भाई, सामने वाले के पास इतने दुर्लभ स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं तो ज़रूर उसका बैकग्राउंड बहुत खतरनाक होगा। अगर हमने ये सब लूटा है तो क्या हमने किसी बहुत बड़े लॉर्ड या गॉड को अपना दुश्मन नहीं बना लिया? हालांकि उसके मुंह से ये बात निकली, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था। फैशन 8 रेल्म्स के मास्टर ने हकार भरते हुए कहा, अबे उल्लू के पट्टे, हम लॉन्जेविटी एजुकेशन के लोग हैं, हमने आज तक किससे डरना सीखा है? और वैसे भी ये मिशन हमें इटर्नल गॉड माउंटेन ने दिया है। अगर कल को कोई बदला लेने भी आएगा तो निपटेगा इटर्नल गॉड माउंटेन से। हमारा क्या उखाड़ लेगा? वुशेंग के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। इटर्नल गॉड माउंटेन जैसी महाशक्ति आखिर एक छोटी सी स्पिरिचुअल फ्रूट की दुकान पर क्यों हमला करवाएगी? उस मामूली दुकान में ऐसा क्या था? 8 रेल्म्स मास्टर ने हंसते हुए जवाब दिया, ऊपर से खबर आई थी कि इटर्नल गॉड माउंटेन खुद भी स्पिरिचुअल फ्रूट का बहुत बड़ा बिजनेस करती है। लेकिन ये जो नई दुकान खुली थी, इसने पूरे टियन्युंग मेनलैंड में अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया था। इनके फ्रूट्स न सिर्फ सस्ते थे, बल्कि क्वालिटी में भी उनसे कहीं बेहतर थे। तुम ही सोचो, अगर ये दुकान ऐसे ही चलती रहती तो इटर्नल गॉड माउंटेन की कमाई का तो जनाजा निकल जाता ना। तभी पास बैठे एक वुज उनसे रहा नहीं गया, अरे भाई, फल बेचकर कितने ही सिक्के मिल जाते होंगे। इटर्नल गॉड माउंटेन तो दुनिया की 4 सबसे बड़ी सेक्रेड लैंड्स में से एक है। क्या वो इतने से प्रॉफिट के लिए इतना नीच काम करेगी?
ये सुनते ही गुफा में सन्नाटा छा गया और 8 रेल्म्स मास्टर उस पर चिल्ला उठा, बेवकूफ़, तुझे क्या लगता है ये कोई छोटा मोटा धंधा है? कल्टिवेशन के हर एक स्टेज पर स्पिरिचुअल फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ती है। एलिक्सिर बनाना हो या पिल्स, इनके बिना काम नहीं चलता। सच तो यह है कि पूरे टिएन्युंग मेनलैंड की टोटल ट्रेडिंग का 15 से 20% मार्केट अकेले इन स्पिरिचुअल फ्रूट्स का है। ये बात सुनते ही वहां मौजूद हर बंदे के होश उड़ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन साधारण दिखने वाले फलों के पीछे अरबों खरबों का साम्राज्य छिपा हुआ है। लेकिन तभी गुफा के सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद शांत मगर रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ गूंजी। तुझ में थोड़ा दिमाग तो है, कम से कम तुझे ये तो पता है कि स्पिरिचुअल फ्रूट बिजनेस का फ्यूचर कितना ब्राइट है। सबके कदम वहीं थम गए। अंधेरे से निकलकर ये मिंग का सिलोएट सामने आया। उसके ठीक बगल में लियू पियोपियाओ भी खड़ी थी। दोनों बिना किसी डर के मौत के उस कुएं में बिल्कुल शांत खड़े थे। कौन है वहाँ? गुफा में मौजूद सारे एक्सपर्ट्स तुरंत खड़े हो गए। पलक झपकाते ही उन्होंने अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और किलिंग इंटेंट रिलीज की और ये मिंग व लियू पियोपियाओ को चारों तरफ से घेर लिया। ये मिंग के चेहरे पर खौफ का एक निशान तक नहीं था। उसने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, क्या तुम लोग मुझे नहीं पहचानते? कितनी बदतमीजी की बात है ना। तुमने मेरे ही आध्यात्मिक फल चुरा लिए और तुम्हें ये तक नहीं पता कि मैं कौन हूँ। क्या यह मजाक नहीं है? फैशन 8 रेल्म्स का मास्टर हक्का बक्का रह गया। क्या तुम उस दुकान के मालिक हो? ये मिंग ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, छोड़ो उन बातों को। बस इतना बताओ, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो या अपनी सजा भुगतने के लिए? हा 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 हा। तभी फा3 रेल्म का एक ताकतवर बंदा पागलों की तरह हंसने लगा, अबे बेवकूफ़, एक मामूली वो स्टेज का कीड़ा हमारे सामने खड़ा होकर ऐसी बातें कर रहा है। तुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है क्या? लेकिन उसकी हंसी पूरी भी नहीं हुई थी कि चटाक, एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरी गुफा में गूंज उठी। उस फा3 एक्सपर्ट का चेहरा एक तरफ घूम गया, उसके मुंह से खून बहने लगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि हमला किसने किया, कब किया और कैसे किया। ये मिंग ने अपने हाथ को हवा में झटका और घिनौना मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे पर कितना तेल लगा है यार? क्या सूअर की चर्बी लगाकर आए हो? वह फा3 मास्टर गुस्से से पागल हो रहा था, उसकी नसें फटने लगी थीं, लेकिन उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि सामने खड़ा ये बंदा कोई आम मानव नहीं है। इसकी स्पीड उसकी सोच से भी परे थी। फैशन 8 रेल्म्स वाले मास्टर ने अपनी मुट्ठियों को भींचा और ठंडी सांस लेते हुए कहा, दोस्त, आखिर तुम चाहते क्या हो? ये मिंग ने चिढ़कर कहा, क्या तुम बहरे हो? अपनी कंडीशंस मैं पहले ही बता चुका हूँ। चुन लो जो चुनना है। और ठीक उसी पल ये मिंग के कंधे पर बैठा वह छोटा सा वज्र रैट आगे आया। उसने अपनी भयंकर प्राचीन इमॉर्टल पावर को रिलीज कर दिया। बूम! एक पल में ऐसा खौफनाक और प्रेशर फैला कि पूरी गुफा की छत कांपने लगी। वहां खड़े तमाम दिग्गज, फैशन 8 रेल्म्स का वह मास्टर भी घुटनों के बल जमीन पर जा गिरे। उनका रंग पीला पड़ गया, आंखें खौफ से बाहर निकलने को हो गईं। वे फटी आंखों से ये मिंग के कंधे पर बैठे उस छोटे से जीव को देखने लगे। चैंगशेंग, लॉन्जेविटी रेल्म की ताकत, किसी ने बदहवास होकर चीखा। अगले ही पल सबने अपने सिर जमीन पर टेक दिए। लॉन्जेविटी रैंक के महाशक्तिशाली एक्सपर्ट के सामने फैशन रेल्म के मास्टर्स भी महज रेंगने वाले कीड़े मकोड़े थे। अगर उन्होंने भागने या लड़ने की जरा सी भी गुंजाइश सोची तो राख का एक कण भी नहीं बचेगा। ये मिंग ने अपना सिर झटका, तुम लोग सच में जब तक लात नहीं खाते सीधे रास्ते पर नहीं आते। उसने उंगली से उस 8 रेल्म्स मास्टर की तरफ इशारा किया, उठो। वह कांपते हुए खड़ा तो हो गया, लेकिन अपनी नज़रें उठाने की हिम्मत ये मिंग के सामने नहीं कर पाया। ये मिंग की ठंडी आवाज़ गूंजी, तुम लॉन्जेविटी एजुकेशन से हो? जी हुजूर। नीच सेवक के एल्डर का नाम सोंगटीमा है। उसने बिना कुछ छुपाए एक एक सच बकना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें इटर्नल गॉड माउंटेन ने भेजा था? उन्होंने तुमसे क्या कहा था? ये मिंग ने सीधा मुद्दा उठाया। सोंगटीमा ने कांपती आवाज़ में कहा, हाँ माई बाप, इटर्नल गॉड माउंटेन के एक खास मैसेंजर ने 3 दिन पहले हमारे लीडर से मुलाकात की थी। उन्होंने हुक्म दिया था कि इस इलाके की सभी स्पिरिचुअल फ्रूट शॉप्स को पूरी तरह तबाह कर दिया जाए। हमारी लॉन्जेविटी एजुकेशन तो गॉड माउंटेन के नीचे पलने वाली एक छोटी सी चींटी है। हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम उनके हुक्म को टाल सकें। इसीलिए उन्होंने हमें दुकानें साफ करने भेजा था। ये मिंग ने आंखें तरेरी, तो तुमने एक से ज़्यादा दुकानों को लूटा है? सोंगटीमा रोते हुए बोला, जी सरकार,
जो भी दुकान सामने आए हमने सब तबाह कर दी। आपकी दुकान तो 9वीं दुकान थी जिसे हमने निशाना बनाया। ये मिंग के दिमाग में गहरा गणित चलने लगा। उसने पूछा, तुमने कहा था कि इटर्नल गॉड माउंटेन भी इस बिजनेस में है, तो बताओ उनका ये धंधा कितना बड़ा है, कितना प्रॉफिट कमाते हैं वे। सॉन्ग टीमर को अपनी जान बचानी थी, इसलिए जो जानता था सब उगलने लगा। मालिक, मेरे छोटे भाई इटर्नल गॉड माउंटेन में पढ़ाई करते हैं, इसलिए मुझे अंदर की खबर है। इटर्नल गॉड माउंटेन जिस बिग वर्ल्ड पर राज करती है, वहाँ बेशुमार स्पिरिचुअल फ्रूट्स उगते हैं। इसी के दम पर उन्होंने पूरे टियनयुन मेनलैंड के 2/3 मार्केट पर अपना कब्जा जमा रखा है। उनकी सालाना कमाई कम से कम 50 बिलियन युआन की है। 50 बिलियन युआन। ये मिंग ने मन ही मन कैलकुलेशन की। उसके अपने स्पिरिचुअल फ्रूट्स का कॉस्ट तो न के बराबर था। अगर वो इटर्नल गॉड माउंटेन के पूरे मार्केट शेयर पर कब्जा कर ले तो उसकी नेट प्रॉफिट कम से कम 60 से 70 बिलियन होगी। और अगर पूरे टियनयुन कॉन्टिनेंट के मार्केट को अकेले डोमिनेट कर ले तो सालाना कमाई 100 बिलियन युआन से भी ऊपर जाएगी। 100 बिलियन एक साल का, तो 100 सालों में 10 ट्रिलियन युआन। इतना पैसा तो उसके पूरे टियनडॉमन सेक्टर के भविष्य को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए काफ़ी था। ये मिंग ने धीरे से सिर हिलाया। 50 बिलियन का फ़ायदा। कोई ताज्जुब नहीं कि इटर्नल गॉड माउंटेन जैसे दिग्गज भी इस नीचता पर उतर आए। सॉन्ग टीमर ने तुरंत बात जोड़ी, मालिक, सिर्फ टियनयुन ही नहीं, इटर्नल गॉड माउंटेन तो दूसरे कई बिग वर्ल्ड्स में भी यह कारोबार करती है, वहाँ का प्रॉफिट तो इससे भी कहीं ज़्यादा है। ये मिंग का चेहरा अचानक सख्त हो गया, आवाज़ में मौत जैसी ठंडक आ गई। चलो, जो पूछना था पूछ लिया। अब ये बताओ, मेरी दुकान के बेकसूर बंदों का कत्ल करने और मेरा सामान लूटने की क्या सजा होनी चाहिए? ये सुनते ही गुफा में रोने धोने की चीखें गूंज उठीं। सब के सब जमीन पर माथा रगड़ने लगे। मालिक, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें बख्श दीजिए, हमें जान से मत मारिए। ये मिंग के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आई, तुम्हें छोड़ तो सकता हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसी वजह दो जिससे मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूं। सॉन्ग टीमर की आंखें तेजी से घूमी। उसने अपनी आखिरी बाजी फेंकी, मालिक, मुझे इटर्नल गॉड माउंटेन का एक ऐसा भयंकर सीक्रेट पता है जो किसी को नहीं मालूम। अगर मैं वो गुप्त राज आपको बता दूं, तो क्या आप मेरी जान बख्श देंगे? ये मिंग के दिल में उत्सुकता की एक चिंगारी भड़की। उसने अपने हाथ पीछे बांधे और कहा, कौन सा सीक्रेट? सुनाओ, अगर उस गुप्त राज में दम हुआ तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अब वो कौन सा ऐसा खौफनाक राज था जो इटर्नल गॉड माउंटेन जैसी महाशक्ति को हिलाकर रख सकता था? क्या ये मिंग उस राज का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर कब्जा कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।